नमस्कार दोस्तों, जोहार आप सभी का। मेरे यूट्यूब चैनल अब्बा झारखंड में आप सभी को स्वागत करता हूं और मेरा नाम है प्रेम पंकज। अगर अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपदा, आपदा से जेपीएससी पीटी के पेपर 1 और पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और झारखंड आपदा से पेपर 2 में पूछे जाते हैं, उसमें स्पेसिफाइड है कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे ही। और पेपर 1 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि टोटल 7 प्रश्नों को सिर्फ एक टॉपिक आपदा से पूछे जाएंगे, जहां से हम लोगों को 14 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 14 मार्क्स आप यहां से सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं झारखंड आपदा से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको थ्योरी के रूप में कुछ और हल करके दूंगा, जो नेशनल आपदा प्रबंधन यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के आधार पर होगा। और जो झारखंड में छूट जाएंगी चीज़ें उसको मैं वहाँ बता दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। मैं हूँ और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं कीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया ले लेते हैं आपदा एक्चुअल में क्या होता है। आपदा हमारे जीवन में घटित ऐसी घटनाएं होती है मानव समाज में, हमारे अर्थ में, जो अचानक से घटती है और बहुत ज़्यादा जन धन का नुकसान हो जाता है कम ही टाइम पीरियड में। जैसे आपका भूकंप आ जाता है, वनों में आग लग जाता है, वज्रपात हो जाता है, हाथियों का आक्रमण हो जाता है, ठीक है, खनन दुर्घटना हो जाती है, सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। ये सब घटनाएँ ऐसी घटनाएँ हैं जिससे बहुत यानी कि आप समझ नहीं पाते और तुरंत उसका आपके ऊपर असर दिखता है और आप पूरी तरीके से विचत हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें ही आपदाएँ कहते हैं। अगर मैं इन सभी आपदाओं को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकता है। जैसे कि आपने कोई रासायनिक हथियार बना लिया, आपने कोई नाभिकीय हथियार बना दिया और उसको छोड़ दिया, जैसे हिरोशिमा में, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने खुद, यानी कि मानव जनित था वो। उसके बाद हमने डैम बना के रखा है। अगर डैम टूट जाए तो क्या होगा, उससे बाढ़ आएगी, तो वो बाढ़ मानव जनित हो जाएगा। स्वतः अगर कोई बाढ़ आता है तो वो प्राकृतिक होगा। भूकंप प्राकृतिक आता है, वज्रपात प्राकृतिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपदाओं को भी 2 तरीके से हम लोग बाँट सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए और वहाँ से ज़्यादा अच्छा से तैयारी होती है। तो यहाँ पर है झारखंड में आपदाएँ, जिसमें हम लोग भूकंप, बाढ़, सूखा, तड़ित, खनन दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भूकंप की दृष्टि से झारखंड को किस क्षेत्र में रखा जाता है? ये पूछ रहा है। अधिक जोखिम वाले, अति संवेदनशील वाले, न्यून जोखिम वाले और अति न्यून वाले। तो इसमें आप याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग मध्यम वाले में, मतलब मध्यम टाइप के भूकंप क्षेत्र में आते हैं, उसको न्यून जोखिम में रखा गया है। कमतर, अति न्यून में नहीं, लेकिन न्यूनतम जोखिम वाले क्षेत्रों में रखा गया है। अच्छा, ऐसी बात है कि इसको ऐसा किसने बाँटा है? तो हमारे देश में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया है, नेडिम, उसके द्वारा ही ये किया जाता है, ठीक है। पूरे भारत को ही उसने भूकंप क्षेत्रों में बाँट रखा है, ज़ोनों में बाँट रखा है। आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में कौन-सा भूकंप ज़ोन नहीं पाया जाता है, कौन-सा नहीं पाया जाता है? तो आइए जानते हैं। ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4। तो मैं बता दूँ दोस्तों, हमारे झारखंड में ज़ोन 1 क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं,
जोन 2, जोन 3 और जोन 4 क्षेत्र हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जैसे-जैसे नंबरिंग इसका बढ़ता है, उस जोन में भूकंप आने की संभावना और ज़्यादा होती है। संभावनाएँ यहाँ पर और बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर 4 नंबर भूकंप जोन लिखा है, तो याद रखिएगा झारखंड में यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जाता है? जोन 1, जोन 2, जोन 4, जोन 2 एवं 3। ठीक है, ये देखिए जीपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जोन 1 मैंने बताया नहीं होगा, ठीक है। जोन 2 है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा गया है। ऐसे तो हमारे यहाँ 2, 3 और 4 है, लेकिन भूकंप संवेदनशील दृष्टि से जो जेपीएससी आयोग ने आंसर बनाया था दोस्तों, वो बनाया था जोन 2 एंड 3, जबकि 2, 3 एंड 4 सभी होना चाहिए। अगर अति संवेदनशील क्षेत्र पूछता हमारे झारखंड में तो जोन 4 होता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जोन 2 के अंतर्गत झारखंड राज्य के कितने जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं जोन 2 में? 5, 7, 12 और 16। यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, ये 7 जिले जो हैं वो हमारे उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल के जिलों में आता है 7। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है झारखंड में भूकंप जोन 2 के अंतर्गत 7 जिले, उसमें है रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि नॉर्थ छोटा नागपुर मैंने वहाँ गलत बोल दिया था, दक्षिणी छोटा नागपुर है, और उसके बाद लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। ये कोल्हान वाला भाग हो गया। ठीक है, तो ये भूकंप संवेदनशील की दृष्टि से राज्य को 2, 3 और 4 में रखा गया, बोला ना यहाँ पर है। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल था, ये क्वेश्चन ही डाउटफुल था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? झारखंड राज्य में भूकंप जोन 3 के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? जोन 3 के अंतर्गत कुल 12, 15, 17, 19। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 जिले जो हैं जोन 3 में आते हैं। झारखंड राज्य में भूकंप जोन 3 के अंतर्गत कुल 15 जिले आते हैं। इनमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ व साहेबगंज शामिल है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपका हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका पलामू प्रमंडल। उसके बाद इधर आप देखिए उत्तरी छोटा नागपुर पठार का भाग दिया है। उसके बाद गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज ये संथाल परगना क्षेत्र का दिया है। ओके, तो इस तरीके से इसका विस्तार दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं है, आपका पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना में है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से गोड्डा व साहेबगंज का उत्तरी भाग किस जोन में आता है? ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, उल्टे तरीके से पूछा था उसको। ठीक है, उसमें पूछा था भूकंपशीलता के आधार पर अति संवेदनशील जगह कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये है जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो मैंने क्या बताया, अगर संवेदनशीलता का बात करता है तो झारखंड में गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग जोन 4 में आता है। किस में आता है? जोन 4 में आता है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? बाढ़ से कितने जिले प्रभावित हैं? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ये 11 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। 11 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। झारखंड के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें 9 जिले अधिक प्रभावित हैं। जिसमें कौन कौन आ सकता है दोस्तों? जहाँ नदी घाटी परियोजनाएं, जहाँ नदियाँ ज़्यादा है ना, या फिर जैसे साहेबगंज वाला हिस्सा, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, ये सभी में क्या है? गंगा नदी इसके किनारे तो है ही, और साथ ही साथ ब्राह्मणी, गुमानी
ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई, ये सभी नदियाँ, मयूराक्षी उधर ही है। ठीक है, तो इस वजह से इधर बाढ़ का संभावना ज़्यादा होता है। उसके बाद दुमका है, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग शामिल है। धनबाद तो ऐसा जिला है जहाँ पर आपका दामोदर नदी है, सबसे बाढ़ वाला प्रभावित वाला नदी झारखंड का। उसके बाद फिर यहाँ पर डैम भी आपने बनाया, तो बाढ़ आने की संभावनाएं तो यहाँ पर बढ़ जाती है। ओके, लेकिन वैसे डैम जो बनाते हैं हम लोग बाढ़ से प्रभाव को कम करने के लिए ही बनाया जाता है, राइट। आगे चलते हैं। राज्य के ज़्यादातर जिले व नगरीय क्षेत्र आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित राज्य क्षेत्र हैं। तो कहीं-कहीं आपको दिखाई देगा कि 24 के 24 ज़िले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे गलत-गलत डाटा मत पढ़िएगा। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित ज़िले राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कहाँ पर है? राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, और जहाँ गंगा अफवाह प्रणाली से जुड़ा हुआ है। NH 80 पर गंगा नदी के तट पर अपरदन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वहाँ से NH 80 गुजरती है, वहाँ से आपका गंगा नदी के द्वारा अपरदन का बात होते रहती है, ठीक है। तो ये वाला भाग में जो है आपका सबसे ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना होती है, बाढ़। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। अभी सभी चीज़ें यहाँ से झारखंड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। भूकंप वाला देख लिए थे, बाढ़ वाला अभी चल रहा है, बाढ़ वाला, ठीक है। बाढ़ देखिए, यहाँ पर है झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है, कौन सा जिला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। पाकुड़ है, साहिबगंज है, दुमका है, देवघर है। तो आप क्या आंसर करेंगे इसमें? साहिबगंज। तो देखिए, भूकंप वाला बात पूछे यार या फिर आपका बाढ़ वाला बात पूछे, दोनों में ही साहिबगंज आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सोन और उत्तरी कोयल नदी में जल वृद्धि होने से किस जिले में बाढ़ आने की संभावना रहती है? ऑप्शन ए है पलामू, गढ़वा और लातेहार। सोन और उत्तरी कोयल का बात कर रहा है। उत्तरी कोयल तो हमारे झारखंड में ही है, झारखंड से ही निकलता है। ओके, और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकल के आती है। ये दोनों बातें आपको पता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि दोनों का जो क्षेत्र है जिसमें सोन और उत्तरी कोयल नदी है, जब अधिक जल वर्षा होती है तो फिर आपका इन सभी जगहों पे भारी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। सोन एवं उत्तरी कोयल नदी में जल वृद्धि से पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये कौन सा प्रमंडल का है? पलामू प्रमंडल का है। झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा द्वारा नदी में जल स्तर वृद्धि होने से होता है, अन्यथा यहाँ पर बाढ़ आने का मतलब नहीं है। मानसूनी वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई तभी आएगा। और दूसरी बात ये देखिए, ये वाला इलाका ऐसे इलाका है, आप पलामू वाला इलाका ले लीजिए, आप जानते हैं सूखा भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, अभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें देखेंगे पलामू में सूखा भी ज़्यादा होती है, यहाँ बाढ़ भी आती है। उसके बाद फिर आप इसको भूकंप जोन में तो नहीं रखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सी संस्था आपदा में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी और उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? ओके, इसमें कौन सी संस्था है जो आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करेगी? पहला है बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, दूसरा है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और चौथा है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको JSAC कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तकनीकी का बात किया है और उपयोगी सूचना का बात किया है, तो ये झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ही कर सकता है, यानी कि JSAC ही कर सकता है। ये कैसे JSAC करेगा? इसको जो झारखंड के रांची में स्थापित किया गया है वो इसरो के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है। इसरो के सहयोग से स्थापित किया गया है रांची में, और ये क्या करता है, VSAT जैसे सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है और हमें विभिन्न तरीके के तकनीकी और उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के डैश क्षेत्र में बाढ़ का अधिक प्रभाव पड़ता है? उत्तरी पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी। तो बाढ़ का बात कर रहा है दोस्तों। अभी हम लोगों ने देखा था
अगर ये झारखंड का मानचित्र है तो इस साइड में यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में बाढ़ अधिक आने की संभावना होती है, जिसमें साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा शामिल थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी क्षेत्र में सामान्य से कितनी कम वर्षा होने पर सूखे को आपदा घोषित किया जाता है? चलिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं आपको सारी बातें यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पूछा है सूखा क्या होता है और उसको उसमें आपदा क्या होती है, ठीक है। आपदा, कोई सभी सूखे स्थिति को आपदा घोषित नहीं किया जाता है, तो उसका कंडीशंस यहाँ पूछा है। ऑप्शन ए है 25% से कम वर्षा होती है, 50% से कम वर्षा होती है, 75% से कम वर्षा होती है, 100% से कम वर्षा होती है। तो आइए चलते हैं, इसको अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर अभी देखिए, आपदा का कंडीशन सूखा में तब आएगा जब किसी भी क्षेत्र में सामान्य स्थिति से 75% कम वर्षा हुई है, तभी उसको हम लोग आपदा बोलेंगे। यानी कि जितना वर्षा होती है साल भर में ही, उसका 75% से भी कम हुआ है, यानी कि 25% के आसपास केवल वर्षा हुई है, तब की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, 25% का भी एक कंडीशन है। अगर 25% से कम होता है, 25% से कम होता है तो ये सामान्य स्थिति होगा, सामान्य सूखा होगा। ओके। अगर आपका 50% से कम होता है, यानी कि 25 से 50% के बीच होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम सूखा कहते हैं, ठीक है। और अगर 50 से 75% के बीच में होता है, 50 से 75 के बीच में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गंभीर सूखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गंभीर सूखा, गंभीर सूखा कहते हैं। क्लियर हो गया? याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इसके आने की प्रबल संभावना है। आगे और थोड़ा सा देख लीजिए कि किसी क्षेत्र में सामान्यतः 75% से कम वर्षा होने पर सूखे की आपदा घोषित की जाती है। किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने के आधार पर सूखे का वर्गीकरण किया गया है, जो मैंने अभी बताया। राज्य का पलामू जिला सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है। सूखे की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला पलामू है। आपको याद होगा, पलामू में दलहन, तिलहन, इन सभी की खेती बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी यहाँ पर सूखा की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है। इसमें और थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, चूँकि ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ और मैं बता देता हूँ। सूखे का वर्गीकरण आपने देख लिया, उसके बाद आप यहाँ पर एक बात ये जानिएगा कि सूखे से आधारित जितने सारी आपदाएं हो सकती है, उसके बारे में टोटल जानकारियां जो है इकट्ठा कौन करेगा? वो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करता है, BAU करेगा, ठीक है। BAU करेगा। अब यहाँ पर हम लोग और क्या जानेंगे? ये 2010 का अनुसार गंभीर सूखा का स्थिति कुल 12 जिलों में गंभीर सूखा का स्थिति यहाँ पर था और उसको घोषित किया गया था। ऐसे 24 जिलों को सूखा से घोषित किया गया था, लेकिन गंभीर सूखा जो है 12 जिलों को बताया गया था। उसके बाद अगर आप 2022 का 2022 की बात करें, तो 2022 में कुल 22 जिले में सूखे की स्थिति आई थी, यानी कि सामान्य सूखा आप बोल सकते हैं 22 जिले में। और यहाँ पर प्रखंड टोटल पूछेंगे तो आप 224 प्रखंड बताएंगे। इतने प्रखंडों में हम लोग सूखे की स्थिति को घोषित किए गए थे। हाँ, इसमें मैं गंभीर का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 2023 में हमने 17 जिलों में 17 डिस्ट्रिक्ट में ये बात कही कि सूखा आई है, और उसमें 158 ब्लॉक थे। कितने थे? 158 ब्लॉक थे। क्लियर है? ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गया, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सूखे से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो इसमें उत्तर पूर्वी दिया है, उत्तर पश्चिमी दिया है, पश्चिमी दिया है, दक्षिण पूर्वी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अब पलामू सोचिए किस क्षेत्र में आता है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। पलामू उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आएगा ना, इधर आएगा पलामू प्रमंडल, ये झारखंड का इस पोर्शन में है। तो
आइए चलते हैं इसका व्याख्या कर देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र सूखे से सबसे अधिक प्रभावित है, जिसका पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा व लोहरदगा की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। इसमें कौन कौन सा जिले आते हैं? पलामू आ गया, गढ़वा आ गया, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, ये सभी आते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पड़ेगा ही, जब सूखा का स्थिति है तो हमारा खेती तो नहीं हो पाएगा ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड का कौन सा जिला सूखे से सबसे कम प्रभावित है? सबसे कम प्रभावित वाले जिले बता रहे हैं, आपसे पूछ रहा है। सिंहभूम है, लातेहार है, चतरा है, लोहरदगा। याद रखिएगा, सिंहभूम वाले क्षेत्र जो चाईबासा वाला मैदान होता है, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है साल भर में, लेकिन यहाँ पर सूखे की स्थिति नहीं होती है। यहाँ सिंचाई व्यवस्था उनका प्रबंध है, और जितना वर्षा इस क्षेत्र में चाहिए, थोड़ा सा मैदानी भाग है तो उस क्षेत्र में वर्षा हो जाती है और सूखा नहीं पड़ता। तो सबसे कम सूखा जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो अभी तो हमने क्वेश्चन देखा और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू। तो आप सभी को याद हो गया होगा, ये पलामू जो है सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है। झारखंड का पलामू जिला सूखे से अत्यधिक प्रभावित रहता है। किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने के आधार पर सूखे का वर्गीकरण किया जाता है, जो मैंने एक्सप्लेन करके आपको दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन सा वर्ष झारखंड राज्य के लिए सूखे का वर्ष रहा था? कौन सा वर्ष सूखे का वर्ष रहा था? 2008, 2010, 2012 और 2014। तो हमने आंसर यहाँ देखा था 2010, उसमें सूखे का वर्ष रहा था, और उसके बाद अन्य इसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 17। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य के कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? तो यहाँ पर मैंने भी आंसर बताया था 8, 10, 12 और 16। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? 12। 2010 में कुल 12 जिले को सूखे से प्रभावित घोषित किया गया था। इन सभी जिलों में वर्षा का अनुपात औसत वर्षा से 50% से भी कम रहा था, मतलब गंभीर सूखा का स्थिति था। ये 50% से कम का बात कर रहा है, तो ये इसमें क्या होगा? गंभीर सूखा होगा। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बात कर रहा है, यहाँ पर फनी है, बुलबुल है, यास है, हुदहुद है। अच्छा, इसमें झारखंड जो है आप देखेंगे तो भारत के सॉरी अगर हो अगर भारत का भाग देखेंगे तो हम लोग उत्तर पूर्वी भागों में अवस्थित हैं, और उत्तर पूर्वी भागों में इधर जो है आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, उसी का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है और उसी से चक्रवात यहाँ पर आती है। तो झारखंड में सिर्फ प्रभाव देखने को मिलता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो गया, 2021 का बात किया है। अभी नया कोई चक्रवात आया है तो उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर रखेंगे, ठीक है। तो उस टाइम जो है यास आया था दोस्तों, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसने मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित किया था। यास चक्रवात का जो नाम रखा था वो ओमान देश ने रखा था। इसे अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफानी की श्रेणी में रखा गया है। हाँ, हमारे जो झारखंड के जिले हैं उसमें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम प्रभावित होता है चक्रवात से। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड के कितने जिले
वज्रपात, तड़ित जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होता है। ये वज्रपात क्या होता है दोस्तों? जो बिजली चमकती है वो अचानक अगर ज़मीन पर गिर जाती है तो उसको हम लोग वज्रपात कहते हैं, तड़ित कहते हैं। तो इसमें हम लोग कितने ज़िलों में देख पाएंगे इसको? 5 ज़िले में, 7 ज़िले में, 9 ज़िले में, 12 ज़िले में। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा, 12 ज़िले में जो है हमारा वज्रपात की स्थिति बनी हुई रहती है। ये अधिकतम वाला केस है। अगर ऐसे देखा जाए तो 24 के 24 ज़िले जो है प्राकृतिक आपदा तड़ित से प्रभावित होता है, लेकिन 12 ज़िले मुख्यतः रहते हैं, जिसमें लातेहार, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, ये सभी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड के किस जिले में वज्रपात एक गंभीर आपदा मानी जाती है? गंभीर आपदा का बात कर रहा है वज्रपात से, तो पलामू हो गया, लातेहार हो गया, गुमला हो गया। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों वज्रपात को एक गंभीर आपदा मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं इसमें होती है और इंसानों के साथ साथ मवेशियाँ जो चरने जाते हैं वो भी मारे जाते हैं। तो झारखंड के पलामू में, चतरा में, लातेहार में, गुमला में, रांची में, गिरिडीह में, कोडरमा जिले में मुख्य रूप से वज्रपात एक गंभीर आपदा मानी जाती है। वर्षा के दिनों में चमकने वाली बिजली का जमीन पर गिरना वज्रपात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2121। उसमें क्या है आपका? निम्न में कौन सी दुर्घटना खनन से संबंध है? खनन दुर्घटना से संबंधित है। तो खनन दुर्घटना कहाँ होगा? जहाँ पर माइंस वगैरह है, जैसे कोयला का उत्पादन किया जा रहा है, आयरन ओर्स का उत्पादन किया जा रहा है, या फिर अन्य ओर्स का उत्पादन हम लोग करते हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है खनन दुर्घटनाएं होंगी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ पहला ऑप्शन में खानों का धंसना, ऑप्शन बी में दिया है मजदूरों का खनन से निर्मित गड्ढे में गिर जाना, ऑप्शन सी है खनन प्रदूषण से स्वास्थ्य समस्या होना। तो ये सभी बातें तो करेक्ट है। तो ये खनन से संबंधित ये सभी बातों को हम लोग क्या मानते हैं? आपका खनन से होने वाले दुर्घटनाएं हैं और इनको ही आपदा कहते हैं, जो अचानक हो जाती है ना, ये सभी चीज़ें अचानक हो जाती है। अच्छा, खनन से संबंधित जानकारी हमें जो देती है, ठीक है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट देती है? तो याद रखिएगा, आपको ISM धनबाद देता है, जिसको हम लोग आजकल IIT धनबाद भी कहते हैं। क्लियर है? IIT धनबाद भी कहते हैं, 2016 से ये IIT बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? JPSC 2024। वर्षा की कमी, जल में नमक की अधिकता, ऑप्शन सी है जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, और ऑप्शन डी है जलीय चक्र का बाधित होना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपका आपदा से ही रिलेट करता है, क्योंकि जल प्रदूषण जो है वो हम औद्योगिक क्षेत्रों के बढ़ावा के कारण और बहुत सारे अन्य घटनाओं के कारण क्या कहते हैं, जल मार्ग का क्षति करते हैं। यहाँ पर जल जीवों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आंसर यहाँ करना था कि सबसे प्रमुख कौन सा होता है। तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रहेगा? तो जलीय जीवों का सबसे बड़ा स्रोत ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है। जल प्रदूषण का प्रमुख दुष्प्रभाव जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है। औद्योगिक निकायों और कृषि अपशिष्टों से जल दूषित हो जाता है। यह जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड राज्य में कितने जिले खनन दुर्घटना गतिविधियों में सबसे अधिक प्रभावित हैं? ऑप्शन ए में 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो आपका खनन दुर्घटना से रिलेट करते हैं कितने सारे जिले, ठीक है? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 9 जिलों में ये सभी घटनाएं घटते हैं। जैसे आप धनबाद, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सभी जिलों में खनन दुर्घटनाएं होते रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, चास नाला खनन दुर्घटना झारखंड के किस जिले से संबंधित है? चास नाला का बात कर रहा है। पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, साहिबगंज। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें धनबाद हो जाएगा।
चास नाला जो है एक कोयला क्षेत्र का खनन वाले क्षेत्र है जहाँ पर दुर्घटनाएं होते रहती है, ये धनबाद में है चास नाला। क्वेश्चन नंबर 25, झरिया कोलफील्ड में किस दशक में आग लगी हुई थी? ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना घटी थी। 1860 के दशक में, 1870 के दशक में, 1880 के दशक में, 1890 के दशक में। तो बोला जाता है 1889 के आसपास जो है आपका झरिया कोलफील्ड में आग लगी थी। तो ये कौन सा दशक हो गया? 1890 के दशक हो गया। झरिया कोलफील्ड में 1890 के दशक में आग लगी थी। इसके अतिरिक्त रामगढ़ आदि कोयला खदानों में भी 1890 के दशक में आग लगी और तीव्रता से प्रसारित हो रही है। अगर आप इस क्षेत्रों में जाएंगे, झरिया में अगर आप जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा, जहाँ तहाँ धुआं निकल रहा है, लगता है कहीं से कुछ पक रहा है ना? तो ऐसा ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, हुरीला डी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? हुरीला डी कोयला खान दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1990। तो इन सभी को बस याद रखिएगा आप दोस्तों, है ना, ताकि आप अगर मेंस का एग्जाम भी हो तो वहाँ पर आप लिख सकें। हुरीला डी कोयला खनन दुर्घटना जो है वर्ष 1983 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड में स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की लाल मटिया ईस्टर्न कोलफील्ड, ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड का बात कर रहा है ECL, लाल मटिया खुली कोयला खदान दुर्घटना 2016 किस जिले में घटित हुई है? 2016 में ही घटित हुई है ये घटना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साहिबगंज में, पाकुड़ में, गोड्डा में, देवघर में। याद रखिएगा दोस्तों, ये गोड्डा में था। ये लाल मटिया जो है गोड्डा में एक फेमस जगह है, लाल मटिया गोड्डा में। 2016 में यहीं पर कोयला खदानों में दुर्घटनाएं घटी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का कौन सा खनन क्षेत्र अधिक संवेदनशील माना जाता है? खनन क्षेत्र नवा मुंडी, गुआ, झरिया, चिरिया, ताक। इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, झरिया को सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। व्याख्या देखिए, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित झरिया खान क्षेत्र अति संवेदनशील माना जाता है। यहाँ के पुराने खनन क्षेत्र धंस रहे हैं, जो दुर्घटना होने का एक मुख्य कारण है। झारखंड के 9 जिले खनन दुर्घटना से सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो ये संख्या याद रखिएगा, सारे जिले याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट जिला है, जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दामोदर नदी गिरिडीह दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्यों? जैविक मरुस्थल बनने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जीव जंतु हैं जलीय, वो उत्पादित नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में, इस जल क्षेत्र में बालू का निक्षेप अत्यधिक है। ऑप्शन बी दिया है, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन सी है, इस जल क्षेत्र में जल का रंग काला है। और ऑप्शन डी है, इस जल क्षेत्र में जल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में जैविक मरुस्थल बन गई है क्योंकि यहाँ प्रदूषण का स्तर अधिक है, ओके, जिस कारण इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। आप ध्यान दीजिए, दामोदर नदी धनबाद है, गिरिडीह में है, दुर्गापुर में है, यानी कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है, क्योंकि इधर ये सब पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र एरिया है। सारा प्रदूषण नदी में बहा दी जाती है, उससे क्या होता है, जलीय चीज़ें मृत पाई जाती है या फिर वहाँ पर पनपना बंद कर दी है। तो दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। ये हम सभी को पता है, स्टोरी क्षेत्र लातेहार से निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्या है, निम्न में से किसकी झारखंड के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है? जंगलों में आग लगना, सूखा, बाढ़, ये सभी। तो झारखंड में जलवायु को कौन प्रभावित करेगा दोस्तों? तो जंगलों में जो आग लगती है वो प्रभावित करेगा। सूखा जलवायु को प्रभावित नहीं करता, बाढ़ जलवायु को डायरेक्टली प्रभाव नहीं करता, लेकिन जंगलों में अगर आग फैली हुई है तो
ये व्यापक होता है और इनसे निकलने वाली तरह तरह की गैसें जो हैं हमारे मौसम को चेंज कर देती है और जलवायु में परिवर्तन ला सकती है। जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र में होता है और मौसम आपको पता है किसी विशेष क्षेत्र में हम लोग मौसम की बात करते हैं। ये छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, जलवायु लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? झारखंड में वनाग्नि के मुख्य कारण हैं पेड़ों का आपस में टकराना, मानव द्वारा लकड़ी एकत्र करने के दौरान रोशनी के लिए आग जलाना, पर्यटकों की लापरवाही और उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आंसर जो होगा दोस्तों, वनाग्नि तो जंगलों में किसी भी वजह से लगती है, इन सभी में सभी सही हैं। और पर्यटकों की लापरवाही बिल्कुल है, कभी कभी ये लोग घूमने फिरने जाते हैं, कुछ भी खाने पीते हैं, पिकनिक मनाने गए, चूल्हा जला के ऐसे ही छोड़ दिए तो उनसे भी आग पकड़ लेती है। और चूँकि हमारा जो झारखंड है उसमें जो वन पाए जाते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, वहाँ से पता चलेगा क्यों आग लगती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड में डैश वनों की अधिकता के कारण भी जंगलों में आग लग सकती है। ऑप्शन ए है शुष्क पतझड़, मरुस्थलीय, आर्द्र पतझड़ और प्रायद्वीपीय। आप सभी को पता है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वन जो पाए जाते हैं वो शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब है ये अपना पत्तियों को साल में एक बार ऐसा होगा कि सारा झाड़ देगा और पेड़ सूखने लगेंगे। वैसे कंडीशंस में जब हवा चलती है, जब रगड़ घिस होती है, तो वहाँ पर आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओके, तो याद रखिएगा शुष्क पतझड़ वन के रीजन से यहाँ जो वनाग्नि है वो आपदा का रूप धारण कर सकती है। अब आइए चलते हैं, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये जो आपदा हम लोग पढ़ रहे हैं जंगलों में आग, वो घटनाएं जो होगी वो किस क्षेत्र में होगा झारखंड के। तो झारखंड के किस भाग में जंगल में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं? उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, ए और बी दोनों, दक्षिणी पूर्वी भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सा क्षेत्र में झारखंड का सबसे ज़्यादा जंगल है, तो आपको पता चलेगा कि ए और बी दोनों ही होगा यहाँ आंसर। ठीक है, ए और बी दोनों। तो कैसे? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपका आ जाता है लातेहार। ठीक है, लातेहार आ गया, गढ़वा आ गया, ओके, लोहरदगा आ गया। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो है हम कहाँ देखेंगे? पूर्वी सिंहभूम, दक्षिण पश्चिमी बोल रहा है ना, सिमडेगा हो गया, सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, गुमला हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम हो गया। तो इन सभी जिलों में जो है आपको क्या मिलेगा? जंगलों में आग लगातार सालों में आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड का कौन सा जिला वनाग्नि से प्रभावित है? लातेहार, गढ़वा, सिमडेगा, ये सभी। अभी तो मैंने बताया सारे नाम, तो ये सभी यहाँ पर आंसर होगा। झारखंड का लातेहार, गढ़वा और सिमडेगा जिला वनाग्नि से प्रभावित है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती है क्योंकि इधर शुष्क पतझड़ वन ज़्यादा पाए जाते हैं और अन्य कारण तो है ही मानव निर्मित। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य कौन सा नहीं है? सुभेद्यता आकलन, मानव जीवन की सुरक्षा तथा बचाव, आपत्तिग्रस्त लोगों को राहत एवं अस्थायी आवास और आधारभूत संरचना की पुनर्स्थापना व रख रखाव। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों सुभेद्यता आकलन यहाँ पर नहीं की जाती है। तो देखिए आपदा को हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं और उससे बचाव का कोशिश करते हैं। सबसे पहले पूर्व की अवस्था, यानी कि आपदा नहीं आई है उसके पहले क्या सिचुएशन है उसको हम लोग जानेंगे। फिर उसके दौरान, आपदा के दौरान हम लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपदा के पश्चात वाले श्रेणी में हम लोग जितने सारे जन माल की क्षति हुई है उन सभी को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो वहाँ से चले गए थे, जिन लोगों को विस्थापित किए थे उनको पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो ये इसको
3 भागों में बांटकर कोई भी संस्थान जो है आपदा से निपटने का प्रयास करता है, उसको कम करने का प्रयास करता है। ओके, अब आते हैं और देखते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन ये क्या है। थोड़ा सा यहाँ जानकारी मैं देता हूँ दोस्तों। देखिए, झारखंड में जो आपदा प्रबंधन संस्थान प्राधिकरण काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, JSDMA कहते हैं। इसका जो स्थापना है दोस्तों, आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उसके धारा 14 का 1, ठीक है, मैंने क्या बताया, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि भारत सरकार ने 2005 में लागू किया था, उसके धारा 14(1) के तहत किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर भी किया गया, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। फिर आगे जुड़े रहिए, और भी चीज़ें बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में सूखे जैसी आपदा से निपटने हेतु किस प्रविधि को अपनाया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है उचित फसल का चयन, वाटर क्षेत्र प्रबंधन, मृदा संरक्षण और ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी होगा दोस्तों। अगर आपको सूखे जैसी स्थिति से पार पाना है तो आपको सबसे पहले उन फसलों का चयन करना होगा जो मृदा का उपजाऊपन बनाए रखेगा, या फिर उसको चक्रीय वे में ऐसे करें कि एक बार उसका यूज़ करें और एक बार उसको उपजाऊपन दें। वाटर सेट का प्रबंधन तो करना होगा। अगर आप पानी जो बारिश के मौसम में हो जाती है उसको अगर सही तरीके से संग्रहित नहीं करें तो हम लोग साल भर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग मानसूनी क्षेत्रों में आते हैं जहाँ वर्षा केवल मानसून में होता है। उसके बाद मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण कैसे होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, क्षेत्रों में कटाव मिट्टियों का कम करना होगा, जिससे क्या होगा, उपजाऊपन भी बढ़ेगा और मृदा का संरक्षण भी होगा। तो झारखंड में सूखे जैसी आपदा से निपटने हेतु उचित फसलों का चयन, वाटर सेट प्रबंधन, मृदा संरक्षण जैसी गतिविधियों को अपनाया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्य में बांध, तालाब, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण तथा संबंधित क्षेत्र के लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित करना आवश्यक है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं, JSDMA का जो गठन है तब कब कर दिया गया झारखंड में। इसको हम लोग कर दिए 28 मई 2010 में। 28 मई 2010 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत हमने इसका गठन किया था, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। आगे और भी चीज़ें देखेंगे। झारखंड के किस संस्थान के माध्यम से वज्रपात समस्या से निपटने हेतु विशेष प्रशिक्षित मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। ओके, वज्रपात का बात कर रहा है, यहाँ पर मैं सारी बताऊंगा, आप याद रखिएगा। BIT मिश्रा हो गया, IIT ISM धनबाद हो गया, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची हो गया, NIT जमशेदपुर हो गया। तो यहाँ पर वज्रपात का बात कर रहा है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आंसर आप जानिए, वज्रपात के लिए श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची है, जहाँ पर JPSC कैंडिडेट को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ऐसे याद रखिए कि जो JPSC निकाल लेता है वो कैसा बन जाता है, एक वज्र की भांति उसमें एनर्जी आ जाती है। वो जाके क्या करता है, स्कीपा, इसको स्कीपा शॉर्ट में बोलते हैं ना, स्कीपा में जाके क्या करता है, धावा बोल देता है, वज्रपात करा देता है, ठीक है। ऐसे याद रखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 कहीं दिया हुआ है कि 2007 दिया हुआ है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2007 होना चाहिए। ठीक है। तो बात क्या आती है कि आपदा प्रबंधन जो है उसके लिए हमने एक संस्था का हम लोगों ने व्यवस्था किया है, जिसका नाम है सृजन, ठीक है, सृजन।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान ऐसा कुछ है हिंदी में, तो इसके जरिए हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को अलग अलग समस्याओं से निपटान के लिए मॉडल तैयार करने के लिए कहा है। जैसे बी आई टी मिश्रा जो है आपका क्या करेगा, ये बी.आई.टी. मिश्रा का क्या है, बी.आई.टी. मिश्रा भूकंप है ना, बी.आई.टी. मिश्रा जो है भूकंप से संबंधित मॉडल बनाता है और उनको तैयार करता है, उनके टेक्नोलॉजी को बताता है। आई.आई.टी. आईएसएम धनबाद तो मैंने बता दिया था, खनन के लिए है, ये खनन के लिए है। और आपका एनआईटी जमशेदपुर में अभी फ़िलहाल तो नहीं दिया गया है, ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वनाग्नि को रोकने हेतु कौन सा उपाय अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है? पुराने वृक्ष के स्थान पर नए वृक्ष लगाना, फायर टावर बांध निर्माण करना, वनों में सड़कों का विकास करना। तो देखिए इनके नियमों में जो लिखा हुआ है यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा सभी, ठीक है। आप जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच में रास्ता बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दो पेड़ों के बीच में गैप बन जाएगा, इस रास्ते में कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, रगड़ यानी कि जो घर्षण वगैरह है वो कम होगा। और इससे क्या होगा, अगर इस एरिया में आग फैला हुआ है, यहाँ पर आग फैला हुआ है, तो ये आग इस ओर नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बीच में रास्ता आ गया, वहाँ पर कुछ वैसे जलने के लिए है नहीं। क्लियर है। उसके बाद पुराने वृक्ष जो हैं, जो सूख गए हैं, उसकी जगह में अगर हमने नया वृक्ष लगाया तो वो सूखा हुआ नहीं रहेगा, तो उसमें आग नहीं लगेगी। फायर टावर बांध का भी निर्माण कर देने से ये हमें बचाएगा वनाग्नि से, ठीक है। तो ये सभी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया है? वर्ष 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले 2010 में इसका गठन किया गया है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की डैश के अंतर्गत किया गया। अच्छा, यहाँ पर भी क्वेश्चन था, तो इसमें हो गया 14 का 1 होगा आंसर। मैंने अभी बताया झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो कि भारत सरकार ने लागू किया था, उसकी धारा 14(1) के अंतर्गत जो है राज्यों में आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। अच्छा, तो इस धारा के अंतर्गत क्या किया गया है, राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का शक्ति दिया है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो आपने बनाया प्राधिकरण अथॉरिटी को, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? आपदा नियंत्रण हेतु योजना का रणनीति बनाना, बिल्कुल बनाएगा योजना। आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण करना, ये भी होगा। सामान्य जनजीवन के लिए परियोजनाएं बनाना, मान लो कि कोई भी सामान्य जीवन चल रहा है लेकिन आपदा हम लोग जानते हैं उस क्षेत्र में आते हैं, उससे संबंधित प्रावधान करते रहेंगे ताकि सामान्य जनजीवन चलता रहे, तो ये उपरोक्त सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन सा कार्य झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का है? ऑप्शन ए है आपदा पर शीघ्र कार्रवाई के लिए योजना बनाना। ऑप्शन बी है राज्य, जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर पर सूचना संपर्क स्थापित करने के लिए विकास करना। और ऑप्शन सी है प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी है ना, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ये सभी काम है, ठीक है। आपदा पर शीघ्र कार्रवाई के लिए योजना बनाना, ये तो ऑप्शन था लगभग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत किस वर्ष राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया? 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में। तो यहाँ पर जो राज्य आपदा विभाग का बात कर रहा है दोस्तों, तो राज्य विभाग का जो गठन किया गया था वो 2004 में ही कर लिया गया था, लेकिन उसको कानून का रूप कब दिया हम लोगों ने? 2010 में दिया था, ठीक है। इसका आपदा विभाग का गठन 2004 में ही कर लिया गया था। आपदा विभाग मतलब क्या? मंत्री इसका दिए थे एक तो। इस विभाग का प्रमुख कार्य आपदा से प्रभावित व्यक्ति को शीघ्र लाभ पहुंचाना है, शीघ्र लाभ पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड राज्य आपदा कार्रवाई कोष, ठीक है,
कार्यवाही कोष में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितना होती है। देखिए, अब अगर हमने एक प्राधिकरण बनाया, उसके बाद फिर उससे हमने काम लेना है तो फिर हमें पैसे भी तो चाहिए। उसमें जो SDRF की सेना होती है, उन सभी को भी तो पैसा चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो राहत पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए, तो कौन देगा। तो देखिए यहाँ पर दो भाग है, 35% दिया है ऑप्शन बी है, 50%, 75% और 25%। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो केंद्र सरकार देती है इस कोष में जो पैसे देती है 75% केंद्र सरकार देती है और 25% जो है दोस्तों वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन कार्यवाही कोष में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% होती है और किसी आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से निपटने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया गया ये एक कोष है। SDRF राज्य सरकारों के पास आपदाओं से निपटने के लिए कोष उपलब्ध कराता है। तो SDRF जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्स है ना, मोचन बल, इसका गठन झारखंड में जो है दोस्तों याद रखिएगा 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना कब तैयार की गई? 2006 में, 2008 में, 2009 में, 2011 में। तो देखिए, सबसे पहले तो विभाग का गठन किया गया था। विभाग आ गया आपका 2004 में। उसके बाद फिर हमने क्या किया? 2009 में, याद रखिएगा, ठीक है, 2009 में हमने योजना बना दी। उसके बाद फिर हमने क्या किया? 2010 में जो है 2010 में हमने इसका एक प्राधिकरण भी बना लिया, ठीक है, प्राधिकरण भी बना लिया जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उसके साथ 9 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, 9 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा पता चलेगा। बीच बीच में मैं एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा और इसका एक थ्योरी क्लास भी लाऊंगा जिसमें इंडियन स्टेट पे इंडिया स्तर पे यानी केंद्र सरकार का और राज्य सरकार दोनों के बारे में पूरा बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2005 में रांची में डैश द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सब तिथि याद रखिएगा। 2004 में विभाग बन गया, 2005 में जो है विभाग के द्वारा जो है एक आपदा केंद्र प्रबंधन संचालन करने के लिए हमने एक सेंटर को चुना और वो सेंटर क्या था? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। तो हमने 2007 जो पहले बताया दोस्तों वो 2005 ही होगा, ठीक है, 2005 ही होगा यहाँ पर। जब क्वेश्चन में है तो 2005 ही होगा। तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन यहाँ किया जाता है और यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2005 से रांची में स्थित श्री कृष्ण लोक प्रशासन यानी कि स्कीपा, इसी को बोलते हैं, आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जाता है। स्कीपा याद रखिएगा, शॉर्ट में भी पूछता है। इसका प्रमुख कार्य आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करना तथा इस संस्थान को झारखंड सरकार प्रशिक्षण संबंध कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता देती है। झारखंड सरकार इसको वित्तीय सहायता देती है। नेक्स्ट है झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 सेक्शन 20 के अनुसार स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के सभासद चेयरपर्सन होते हैं। कहने का मतलब है जो हमने झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया, ये तो काम नहीं करेगी, काम कौन करेगा? जो कार्यकारी समिति है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको हम लोग कहते हैं SEC, स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो सेक्शन 20 के अनुसार बनाया गया है। झारखंड आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 नहीं होगा, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, 20 ये भी अति महत्वपूर्ण है। उसके तहत हर राज्यों में जो है SEC का निर्माण किया जाता है और ये कार्यकारी समिति होती है। ये जितने सारे JSDMA की योजनाएं, नीतियां हैं उसको कार्यान्वित करेगा। यानी कि इसमें अधिकारी होंगे, इसमें IAS अधिकारी होंगे या फिर IPS अधिकारी होंगे, जो भी होंगे, मतलब अधिकारी होंगे जो यहाँ पर काम करेंगे। तो वही पूछा है कि इसका अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होता है, सभासद चेयरपर्सन कौन होता है, पदेन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुख्य सचिव कौन होगा? मुख्य सचिव। SEC में, स्टेट एग्जीक्यूटिव में मुख्य सचिव होता है। वहीं अगर आप देखेंगे सेंट्रल में भी हम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाते हैं उसमें गृह सचिव जो होता है वो पदेन चेयरपर्सन होता है। गृह सचिव पदेन
चेयरपर्सन होता है जो आपका सेंटर में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन के लिए कौन सा संस्थान शैक्षणिक व तकनीकी कार्य का संचालन करता है। ठीक है, ये यही चीज़ मैं बता रहा था, इसी को सृजन कहते हैं ना, सृजन। ओके, तो सृजन के लिए कौन सा संस्थान शैक्षणिक व तकनीकी कार्य का संचालन करता है। देखिए इन्होंने क्या किया, झारखंड सरकार ने जो हमारा JSDMA है उसके नज़रिए से आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन स्थापित किया, और ये क्या किया, विभिन्न इंस्टीट्यूटों को एक जिम्मेदारी सौंपी। उसमें हमने देखा BIT मिश्रा जो है भूकंप को लेकर सारी जानकारियाँ देख रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये सूखा से संबंधित है, कृषि है तो कृषि करने के लिए सूखा आने नहीं देगा, तो इसलिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ, भारतीय खनन स्कूल धनबाद यानी कि ISM को क्या दिया गया है, खनन से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, और एक आप देखेंगे यहाँ पर JSAC के बारे में हमने पढ़ा था। JSAC ये तीनों ही देखता है, बाढ़ को भी देखेगा क्योंकि इसके पास सैटेलाइट है ना, सूखा को भी देखेगा, और साथ ही साथ जंगलों में आग लगी हुई है तो उसको भी देखेगा। ठीक है, कौन देखेगा, JSAC बोलते हैं ना, JSAC झारखंड स्पेस है ये वाला स्पेस सेंटर। तो हो गया, और ये शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन भी करेगा। चलिए एक बार व्याख्या देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन के लिए BIT मिश्रा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय खनन संस्थान धनबाद और JSAC शैक्षणिक व तकनीकी कार्यों का संचालन करते हैं। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र यानी सृजन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूचना प्रदान करने, संचार प्रसार प्रविधियों व जागरूकता प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करता है। इनकी स्थापना झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत, योजना कब लाया गया था, 2009 में उसके अंतर्गत किया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बाढ़, सूखा व वनाग्नि आपदा हेतु कौन सी संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का संचालन कर रहा है। अभी तो मैंने आंसर बताया इसका, JSAC। आंसर क्या हो जाएगा, JSAC। और बाद बाकी याद रहेगा, ये सूखा हो गया, ये आपका भूकंप हो गया, ये तीनों हो गया, बाढ़, सूखा, वनाग्नि। और NIT जमशेदपुर भी दिया है दोस्तों, NIT जमशेदपुर वाला मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको देख लेंगे क्या चीज़ है और क्या बच गया, देख लीजिए, वही होगा NIT जमशेदपुर में। ओके, अच्छा औद्योगिक वाला बताया नहीं है, औद्योगिक वाला अच्छा क्वेश्चन आ गया। चलिए ठीक है, इसमें है औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का संचालन कौन करता है। MECON, JSAC, श्री कृष्ण, ये सभी। यहाँ पर औद्योगिक आपदा का जोखिम जो है MECON करता है, NIT जमशेदपुर नहीं है इसलिए हमको याद नहीं आ रहा है। झारखंड में औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का संचालन MECON रांची द्वारा किया जाता है। औद्योगिक आपदा का संबंध मशीनीकृत आपदा से है। क्वेश्चन नंबर 51 और शायद ये लास्ट होगा। झारखंड के कितने जिलों में जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन A 10, ऑप्शन B 15, ऑप्शन C 20, ऑप्शन D 24। तो यहाँ होगा दोस्तों, झारखंड के 24 के 24 जिले में, सभी जिलों में जो है जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। और धारा इसमें याद रख लीजिएगा धारा कितना होता है, 25 का 1 होगा। ठीक है, 25 का 1 होगा, 25 का 1 जिला में जो आप स्थापित करेंगे आपदा प्रबंधन से समिति, तो वो 25 धारा
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के तहत करेंगे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए योजना बनाना, क्रियान्वयन करना और समन्वय करना है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दिया है जिला दंडाधिकारी। अगर जहाँ जिला दंडाधिकारी नहीं होता है वहाँ कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर करेगा। कलेक्टर, ठीक है। डीसी का यहाँ दो मतलब होगा, एक कलेक्टर हो जाएगा और दूसरा जो है दोस्तों वो डिप्टी कमिश्नर भी होगा, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर होगा, जो मौजूद रहेगा वही उसका अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, आपको क्या बताना था मुझे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ये 2000 आपदा प्रबंधन नीति 2005 के तहत हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में कर दिया, ठीक है। और इसी के निर्देशानुसार जो है जोनों में विभक्त किया गया है क्षेत्रों को, और साथ ही साथ एनडीआरएफ का जो गठन है, एनडीआरएफ इन्होंने कहा कि इसको काम करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो काम कौन करेगा? तो एनडीआरएफ काम करेगा, ठीक है। 2006 में ये रिस्पांस फोर्स है ना, मोचन बल है, राष्ट्रीय आपदा विमोचन बल है ना। और इसको जो है कैसे बनाया गया, तो हमारा 4 संस्थाएं हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सीआरपीएफ, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं आपका आईटीबीपी और फिर है सीआईएसएफ। तो इन सभी से 2-2 यूनिट को, 2-2 बटालियन को उठा लिया, 2-2 को उठा लिया, सबसे 2-2, ठीक है। इससे 2, इससे 2 और इससे 2, तो टोटल कितने होगा? टोटल 8। तो 2006 में एनडीआरएफ का 8 बटालियन को बनाया गया था, इन सभी से 2-2 बटालियन को उठा के। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। और क्या बताना है इसमें हमको? झारखंड के बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर 2015 में, ठीक है, झारखंड में 2015 का बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हमने विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया था। क्या चलाया था? विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम। आपदा से संबंधित, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप और एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताया गया था, वो भी बता देता हूँ कि 2015 में हो गया। हाँ, आपका प्रखंड स्तर पे भी आपका प्रबंधन समिति होती है, आपदा प्रबंधन समिति होती है प्रखंड स्तर पे। तो यहाँ का मुख्य आदमी कौन है दोस्तों? बीडीओ। तो उसकी अध्यक्षता में ये बनेगा, उसकी अध्यक्षता में ये समिति बनेगा प्रखंड स्तर पे। फिर ग्राम स्तर पे भी आजकल बनाया जा रहा है ताकि गांव तक पहुँचे। तो ग्राम स्तर पे जो इस समिति का अध्यक्ष होगा वो गांव का मुखिया होगा। कौन होगा? गांव का मुखिया होगा। ये बातें हो गई याद। इसमें और सृजन के बारे में तो बता ही दिया। तो भारत सरकार के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, जो भारत का है, नेशनल है, वही पढ़ लेते हैं। तो भारत सरकार ने देखिए 2 घटनाएं घटी थी। एक 2001 में गुजरात का जो भूकंप आया था वो वाली बात है, और 1999 में जो है झारखंड सरकार ने एक कमेटी गठित की थी, ठीक है, जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड बातें बताती, उसका किस तरीके से बनाया जाए उसको, ठीक है। तो 2001 और 1999 इन दोनों की सम्मिलित रूप से भारत सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया था। अब इसको जब उसने लागू कर दिया, ये कब था? 25 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछ देता है, 25 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? अब इसमें जितने सारे अधिनियम लिखे गए थे, आपदा अधिनियम जो भी एक्ट जो भी था, उसके एक्ट 3 के 1 के तहत जो है हमारा नेशनल डिजास्टर
मैनेजमेंट अथॉरिटी का बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसको बना दिया गया। ये मतलब 25 दिसंबर को यही चीज़ लागू किया गया था। 25 दिसंबर 2005 को ये चीज़ बना दिया गया धारा 3 के 1 के तहत। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए। फिर आगे मैं बताऊंगा इसमें और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा। जो आपदा प्रबंधन एक्ट जो आया, अधिनियम जो आया, वो 25 दिसंबर 2005 को लाया गया एक्ट। अब इसके धारा 3 का 1 के तहत हमने क्या बनाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया। और इसका डेट क्या है, इसका डेट हो गया आपका 27 सितंबर 2006। 27 सितंबर 2006, कभी कभी दिमाग से स्किप कर जाता है। 27 सितंबर 2006 को हमने NDMA बना दिया। यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, एक अध्यक्ष इसका कौन होता है, तो हमारे PM साहब होते हैं, और इसमें अन्य 9 सदस्य होते हैं। इनका कार्य आप सभी जानते हैं, आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाएं, नीतियां, ये सभी का निर्माण करना, ठीक है, राज्यों को निर्देश देना, ये सभी करेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रीय आपदा, अच्छा यहाँ पर ये भी पूछ देगा ना, NDMA का मुख्यालय कहाँ है, तो आप याद रखिएगा दिल्ली है ना, दिल्ली दिल्ली मुख्यालय। उसके बाद इसने कामों को सुचारू रूप से करने के लिए एक नीति लाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के जरिए ही हमने क्या किया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान मतलब NIDM को बनाया, NIDM को बनाया। और इसकी स्थापना कब किया था हमने, 30 अक्टूबर 2006 को किया था। 30 अक्टूबर 2006 को हमने क्या किया, NIDM का स्थापना कर दिया, एक संस्थान दे दिया जो यहाँ पर प्रशिक्षण वगैरह देगा और सभी बातें बताएगा, उससे रिलेटेड क्या होगा। अच्छा, ये संस्थान पहले से ही मौजूद थी, ये संस्थान आपका पहले से ही मौजूद था, और उसको पहले हम लोग क्या, किस नाम से जानते थे, NCDM के नाम से जानते थे, NCDM के नाम से जानते थे, जो 1995 में ही स्थापित हुई थी। इसी का नामकरण जो है नीति के तहत NIDM कर दिया गया। ओके, उसके बाद NDMA खुद तो काम नहीं करेगा, तो काम खुद नहीं करेगा, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समिति, कार्यकारी समिति बनाई, जिसको हम लोग NEC कहते हैं। और इस NEC का जो गठन है वो धारा 8, ठीक है, धारा 8 के जरिए किया गया। और इसमें जो है आपका पदेन, इसका जो अध्यक्ष था, पदेन अध्यक्ष जो था वो कौन था दोस्तों, पदेन अध्यक्ष इसमें गृह सचिव होता है, गृह सचिव होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो आपदा प्रबंधन विभाग हमारे गृह मंत्रालय में आता है। किस में आता है, गृह मंत्रालय में आता है, याद रहेगा ना, गृह मंत्रालय में आता है। अब हमने आगे NIDM के अनुसार क्या किया था दोस्तों, NIDM के कहने पर ही हमने NDRF का गठन किया था। और NDRF का गठन कब किया गया था, 2006 में कर लिया गया था। और ये भी बता दिया किस तरीके से उसका संरचना की गई थी।
उसके बाद हमने एक 2016 में, कब दोस्तों, 2016 में एक योजना का भी निर्माण किया। उस योजना को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये योजना है 2016 में लाया। किसने लाया, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने, है ना, नरेंद्र मोदी सर ने लाया। बार बार गला खराब हो रहा है। तो इस तरीके से हमने, अच्छा, इसका जो गठन किया गया है एनडीएमपी का, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं मिटा दूं। तो जो एनडीएमपी का गठन किया गया वो ऐसे नहीं किया, एक आप समझौता याद रखिएगा, सेंदाई का समझौता, ठीक है। सेंदाई, ये सेंदाई कहाँ है, जापान में है। कहाँ है, जापान में है। तो जापान में जो विश्व स्तर पे आपदा आता है उसका न्यूनीकरण का ये न्यूनीकरण का तीसरा सम्मेलन था, थर्ड सम्मेलन। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके तहत 5 कार्य क्षेत्र को दिया कि इन 5 कार्य क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि नहीं, क्या था, हाँ थोड़ा सा भूल हो रहा है, हाँ 4 प्राथमिकताएं को रखा, 4 ठो प्राथमिकता था उसको रखा, और साथ ही साथ इन्होंने 7 लक्ष्यों को 7 लक्ष्य रखा कि इसको हम लोग अचीव करेंगे। और ये कब तक, 2030 तक, कब तक, 2030 तक प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये सेंडाई जापान में 2015 में जो हुआ था उसका मैं बता रहा हूँ। 2015 में सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए थे और वहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। उसी के तहत जो है हमने क्या किया था, योजना बनाया था एनडीएमपी को 2016 में। और इसके तहत हमने जो कार्य क्षेत्र है उसको 5 भागों में बांट दिया, कार्य क्षेत्र को। ठीक है, कार्य क्षेत्र। और फिर हमने 18 बड़े कार्यों को इसमें लिख के बताया कि ये हमें करना है। किसकी प्राप्ति करने के लिए, ये जो लक्ष्य था ऊपर वाला उसको प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? तो मुझे लगता है दोस्तों आप सभी के लिए ये इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इससे बाहर और इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इसी तरह बढ़िया टॉपिक के साथ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा और छोटा ही टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।